हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाऊंगी शब्द विचार। शब्द विचार में हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। भाषा में शब्द का एक विशेष स्थान होता है। शब्द किसी भाषा के वर्णों से निर्मित स्वतंत्र और अर्थयुक्त इकाई है। शब्द और अर्थ में नियत संबंध माना जाता है। वास्तव में शब्द सार्थक होते हैं और भाषा विशेष के वर्गों के विशिष्ट क्रम से बनते हैं। ये हमारे मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे पार्क में बैठे बच्चों से माली ने कहा, फूल मत तोड़ो। ये हमारे मन के विचार, जो हम सोचते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वो दूसरों के सामने बताते हैं। शब्द द्वारा ही हम बताते हैं। वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस वाक्य में निम्नलिखित 8 शब्द हैं। जैसे पार्क, बैठे बच्चों, माली, कहा, फूल मत तोड़ो और 3 परसर्ग में, से तथा ने हैं। इस प्रकार भाषा के निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, भाषा के निश्चित अर्थ को, मतलब कि जो हम कहना चाहते हैं उस अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द और पद स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त वर्ण समूह जब वाक्य से बाहर होता है तो वो शब्द कहलाता है, जैसे लड़का। परंतु जब शब्द वाक्य के एक अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये पद कहलाता है। जैसे यदि लड़का शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाए तो इसके विभिन्न रूप मिलेंगे। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़कों को पढ़ने दो, लड़कों पुस्तक पढ़ो। तो उपयुक्त वाक्यों में लड़का का लड़कों, लड़के, लड़कों आदि लड़कों रूप अब अपने आप में स्वतंत्र नहीं रह गया है। ये उसके अलग अलग रूप हैं। ये रूप ही पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। भाषा का शब्द भंडार कितना ही विशाल और समृद्ध क्यों ना हो, फिर भी वो निरंतर परिवर्तित और विकसित होता ही रहता है। सांस्कृतिक और सभ्यता में परिवर्तन के साथ ही शब्द भंडार में भी प्रभावित होता है। पुराने शब्द प्रचलन से बाहर हो जाते हैं और नए शब्द आ जाते हैं। अतः शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा विकार के आधार पर और 5वां है अर्थ के आधार पर। तो पहला हम पढ़ते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जैसे देशज शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। पहला तत्सम शब्द जो है वो उसका अर्थ है उसके समान। उसके समान मतलब किसी भी चीज़ की जब हम तुलना करते हैं तो कहते हैं ये उसके तरह है, ये उसके समान है, तो इस तरह है। हिंदी में बहुत सारे शब्द संस्कृत से अपने मूल रूप में आ गए हैं। मूल रूप में मतलब जैसे वो थे वैसे ही आ गए हैं। उनको ना तो बदला गया है, ना ही इधर उधर उनके वर्ड्स किए गए हैं, बल्कि वो जैसे थे वैसे ही आ गए हैं। इसलिए वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ये शब्द जो हम बताए जा रहे हैं ये सब संस्कृत के शब्द हैं, जो अब हिंदी में हिंदी भाषा के रूप में ही प्रयोग होते हैं। भूमि, पुष्प, विद्वान, अहंकार, सुंदर, स्वप्न आदि ये सब संस्कृत शब्द के वर्ड हैं, जो कि अब हिंदी में नॉर्मली यूज़ होने लगे। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न। उत्पन्न मतलब उससे बनने वाला शब्द या उससे पैदा होने वाला शब्द। ये संस्कृत के वे शब्द हैं जो पाली, प्राकृत व पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं। इन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत के ही ये भी शब्द हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा चेंज करके हम हिंदी में यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में दिया है मात्र। मात्र को हम माता, हिंदी में माता कहते हैं, और हमारे जो संस्कृत शब्द हो जाता है वो होता है मात्र। फिर पत्र। पत्र मतलब एक चिट्ठी का भी पत्र मीन्स चिट्ठी भी होता है और पत्ता भी होता है, तो यहाँ पर पत्ता दिया है। फिर सप्त। सप्त संस्कृत में यूज़ करते हैं, जो हिंदी में 7 बोला जाता है। इसी प्रकार और भी शब्द हैं। फिर उसके बाद तत्सम शब्दों से विकसित होकर तद्भव शब्दों में परिवर्तित कुछ और उदाहरण देखिए। ऐसे ही देखिए यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं ये, तो इसको आप पढ़िए और समझिए, पढ़िए और याद भी कीजिए। फिर तीसरा है देशज शब्द। देशज जो हमारे देश में जन भाषाओं में बोली जाती है, जो लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जैसे कि थप्पड़, भोंदू, पगड़ी, लोटा, खाट, झाड़ू, ठोकर आदि। ये सब हमारे देश में ही इन सब शब्दों की उत्पत्ति हुई है, तो इनको हमारे देश के लोग आम भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं। फिर है विदेशी। विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का अर्थ है आया हुआ। आगत का मतलब आया हुआ। विदेश के शब्द हैं तो वो आए हैं हमारे देश में, इसीलिए इनको आया हुआ आगत शब्द भी कहते हैं। तो आगत शब्द वे हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी के बन गए हैं। ठीक है, हिंदी में अरबी, फ़ारसी, तुर्की व अंग्रेज़ी आदि भाषाओं के अनेक शब्द आ गए हैं। जैसे अरबी शब्द के
ये सब वर्ड दिए हैं। देखिए, अखबार, औरत, आईना, कब्र, कसम, कानून, किताब, कुर्सी, खत, गुनाह, दावा, दवा, दौलत, मुहावरा, वकील आदि। इसी तरह अरबी के बाद आता है फ़ारसी। फ़ारसी के भी इसी तरह वर्ड दिए गए हैं। आदमी, आसमान, कमरा, गुब्बारा, गुलाब, जानवर, तराजू, दरवाज़ा, बदमाश, बेईमान, मसाला, मजदूर, मेज़, बीमा, सरकार आदि। ये सब फ़ारसी के वर्ड हैं। तुर्की के उर्दू, कुर्ता, कुली, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद आदि। अंग्रेज़ी शब्द जो हिंदी में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, वो है इंजन, कमीशन, कार, कॉलेज, कॉलोनी, नर्स, डायरी, स्टेशन, पाइप, पाउडर, जेल आदि। अन्य भाषाओं के शब्द जैसे काजू, कारतूस, ये फ्रांसीसी शब्द है। चीनी, चाय, ये चीनी शब्द है। रिक्शा, जापानी शब्द है। इसी प्रकार अब दूसरा आता है रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहला यौगिक शब्द, जो रूढ़ शब्द होता है, वे शब्द जो अपने में पूर्ण हों और दूसरे शब्दों के योग से ना बने हों, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जा, ला, देखो जल लिखा हुआ है, उसके आगे जा प्लस ला, जल। फिर सेना, से प्लस ना, सेना। ये सब अपने में बने हुए हैं, इनको किसी और शब्दों की आवश्यकता नहीं होती और ना ही इनके खंड किए जा सकते हैं। खंड मतलब टुकड़े किए जा सकते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश लगाने के फलस्वरूप निर्मित वे शब्द जिनके खंडों का भी अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जिनके खंडों का मतलब जिनके हम टुकड़े कर दें तो उसका भी अलग अलग अर्थ बन जाता है। जैसे यहाँ पे पहला दिया हुआ है पुस्तक, पुस्तकालय। फिर उसके बाद दिया है पुस्तक प्लस आलय। तो पुस्तक का भी अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है, इसलिए इन दोनों के खंडों का भी अर्थ हो सकता है। फिर है अपमान। फिर अप हो जाएगा प्लस मान, इसका भी अर्थ है सुंदरता। सुंदर प्लस ता, सुंदरता हो जाएगा। उसके बाद होगा योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं और विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब यौगिक होते हुए 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, मगर ये जैसे कि हमारा पहले था कि पुस्तकालय, पुस्तकालय था, तो उसका जो शब्द था वो दोनों के अलग अलग टुकड़े हो रहे थे और दोनों का ही अर्थ निकल रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, एक शब्द रहता है और एक शब्द का ही एक विशेष अर्थ होता है। जैसे यहाँ दिया है पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब होता है पीले वस्त्र धारण करने वाला। क्या होता है, पीले वस्त्र धारण करने वाला। किंतु हर पीली वस्त्रधारी को पीताम्बर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पीला पीताम्बर जो है वो सिर्फ एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, तो ये सिर्फ श्री कृष्ण के लिए ही यूज़ होगा। उसके बाद हमारा आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं। तो पहला संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे संज्ञा शब्दों पर भी बहुत असर पड़ता है प्रयोग के इनके आधार पर, ठीक है। फिर है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। लिंग, वचन, काल मतलब कि जैसे लिंग, वचन, काल के लिए परिवर्तन आता है। जैसे कि लिंग में हम जैसे कहीं लड़के की बात कर रहे हैं और कहीं लड़की की बात करते हैं, तो उसमें बदल जाता है। फिर कहीं एक चीज़ की बात होती है, कहीं अनेक बहुत सारी चीज़ों की भी बात होने लगती है, तो ये विकार होता है। और काल जैसे जो आज की भी बात हो रही है, कल की भी बात हो रही है और आने वाले कल की भी बात हो रही है, गुजरे हुए कल की भी बात होती है उसमें और आने वाले कल की भी बात होती है, तो इसमें विकार आ जाता है। जैसे कि लिंग के हिसाब से अगर हम कहेंगे कि वो लड़का जा रहा है, तो जिसमें लिंग बदल जाएगा तो वो हो जाएगा वो लड़की जा रही है। फिर वचन जैसे हम कहेंगे उसके पास एक बॉल है, एक गेंद है, तो उसी तरह हम कहेंगे उसके पास बहुत सी गेंदें हैं। सारे विकार आ रहे हैं इसमें। फिर काल, काल में जैसे वो आज दिल्ली गया, हम ये भी कह सकते हैं कि वो कल दिल्ली जाएगा, तो इसमें भी जाएगा और गया में अंतर हो जाता है, तो विकार इसमें हो जाता है। इसी तरह अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि हम उसको कहेंगे लड़का धीरे धीरे जा रहा है, तो इसी तरह हम कहेंगे लड़के धीरे धीरे जा रहे हैं, लड़की धीरे धीरे जा रही है। तो जो धीरे धीरे है, ये जो अविकारी शब्द होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भाषा की लघु इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है जिसे मुख्यार्थ कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला सार्थक, निरार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला सार्थक शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अमीर, शशि, सूर्य, पर्वत, लड़का, मित्र, पुस्तक, विद्यालय, गुलाब आदि। ऐसे ही निरार्थक शब्द जो होते हैं उसका कोई
अर्थ नहीं होता। हम लोग अपने बोलचाल भाषा में ऐसे कहते हैं अमीर वमीर है, या खाना वाना, पानी वानी, गुलाब गुलाब, खेती वेती। तो जो खेती तो हमारा वर्ड का अर्थ है, लेकिन वाती वेती का कोई अर्थ नहीं। पानी का अर्थ है, वानी का कोई नहीं अर्थ है। खाना का अर्थ है, लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे शब्दों को हम निरार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद देखिए सार्थक निरार्थक शब्द के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कूड़ा करकट, चाय वाय, पानी वानी, भीड़ भाड़, झूठ मूठ, गलत सलत, मार धाड़, ठीक ठाक, किताब विताब। इसी तरह अब आता है दूसरा एकार्थी शब्द। वे शब्द जिनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, एकार्थी शब्द होता है। जैसे कि संज्ञा शब्द होते हैं, एक ही अर्थ होता है, जो नाम होता है वही, जैसे घोड़ा, पिता, पुस्तक, तोता आदि। फिर है अनेकार्थी शब्द। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द मिलते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि होता है, कोई एक शब्द होता है, उसके बहुत से अर्थ होते हैं, और उसका अर्थ हमें उसके हिसाब से लगाना पड़ता है कि वहाँ पर किस बारे में बताया जा रहा है, हम इसको यहाँ पर किस चीज़ को लेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया डाकिया पत्र लेकर आया, और दूसरे में दिया है पेड़ से पत्र गिर रहे हैं। पत्र दोनों एक ही है, पत्र पत्र। एक पत्र का अर्थ है चिट्ठी और एक पत्र का अर्थ है पत्ते। तो हम यहाँ पे दिया है, जब डाकिया पत्र लेकर आया तो हम क्या समझेंगे, डाकिया चिट्ठी लेकर आया। पेड़ से पत्र गिर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इसका मतलब ये कि जहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा हम उसमें वो शब्द को इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये तो नहीं कह देंगे कि डाकिया पत्ते लेकर आया, या ये तो नहीं कह देंगे पेड़ से चिट्ठियाँ गिर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम वाक्य को समझ कर ही उस शब्द का मतलब निकालेंगे। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, तीर का किनारा और बाढ़ दो अर्थ होते हैं। सुर का देवता, स्वर और ताल, ये दो अर्थ होते हैं। इसी तरह यहाँ पर और भी शब्द दिए गए हैं, इनको आप पढ़िए और इन्हें याद भी कीजिए। उसके बाद हमारा आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वे शब्द जिनके अर्थ में समानता होती है, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे समानता होती है, जैसे एक शब्द के कई सारे, मतलब एक, जैसे कि हमारी आँख को हम कई नामों से पुकारते हैं, जैसे एक चीज़ को हम कई नामों से पुकारते हैं, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी तरह देखिए नीचे दिया गया है, ये पिक्चर दी गई है, उसमें दिया है, दिव्या की आँख में कुछ गिर गया, हिमांशु के नेत्र में दुखन है, सुनैना के नयन बड़े हैं। देखिए सब में आँख की बात हो रही है, लेकिन आँखों को अलग अलग नाम से पुकारा गया है, आँख, नेत्र और नयन। उपयुक्त वाक्यों में आँख, नेत्र व नयन शब्दों का अर्थ समान है, किंतु अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग में सर्वथा एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। कहीं एक शब्द उपयुक्त होता है तो कहीं दूसरा। प्रत्येक शब्द का प्रयोग विषय और संदर्भ के अनुसार ही करना उचित होता है। जैसे समुद्र व उसका पर्यायवाची रत्नाकर, हम कह सकते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, परंतु ये कहना कि रत्नाकर का पानी खारा होता है कुछ अटपटा सा लगता है। इसलिए जहाँ पर जो शब्द यूज़ होता है हम वहाँ पर वही करते हैं। यहाँ पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अग्नि को हम आग भी कहते हैं, पावक, दहन, अनल। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कहाँ पर किस वाक्य में कौन सा शब्द लगाना उचित रहेगा। इसी प्रकार आता है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द जो है वो एक शब्द का उल्टा अर्थ बताने को कहते हैं। जैसे पहली पिक्चर में दे रहा है, सबसे प्रेम करो घृणा नहीं, मतलब प्रेम का मतलब सबसे प्यार करो, घृणा का मतलब नफरत नहीं करो। तो प्यार का उल्टा नफरत होता है, इसी तरह हिंदी प्रेम का मतलब घृणा होता है। दूसरा, सब धर्मों का आदर करो निरादर नहीं, मतलब सब धर्मों का आदर मतलब सम्मान करो, उनका अपमान नहीं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन मुद्रित शब्द प्रेम, घृणा और आदर, निरादर एक दूसरे के विपरीत भाव वाले विलोम शब्द हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा है, किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अपना, पराया, अमृत, विषि, देखिए बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं। शब्द विलोम आप इसे पढ़िए और याद करिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं मगर इनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। पर्याप्त भिन्नता मतलब पूरी तरह से अलग होते हैं। ऐसे शब्दों के उच्चारण में तनिक सी असावधानी से पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिए पिक्चर में एक तरफ गाड़ी है और एक तरफ लोमड़ी। तो गाड़ी वाले में दिया गया है, वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करता है। वाहन चालक का मतलब होता है ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर। वाहन मतलब गाड़ी, चालक मतलब ड्राइवर। गाड़ी का ड्राइवर जो है वो यातायात के नियमों का पालन करता है। दूसरी तरफ लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है, मतलब लोमड़ी बहुत चालाक मतलब चतुर जानवर है।
उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दोनों शब्दों की वर्तनी में तनिक सा ही अंतर है। तनिक सा मतलब बहुत थोड़ा सा, परंतु अर्थ में अत्यधिक भिन्नता है। ऐसे शब्दों में अक्षर या मात्रा का सूक्ष्म अंतर होता है। ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग एक जैसे प्रतीत हो पर उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता हो, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक या समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द दिए गए हैं और उनका वाक्य में प्रयोग भी दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। दूसरा फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब कि हम कोई एक वाक्य पूरा बोलते हैं लेकिन उसकी जगह हम एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना भाषा की कुशलता मानी जाती है। ऐसे शब्दों से भाषा अधिक प्रभावशाली हो जाती है। जैसे जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में? मूल्यवान। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे भी दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़िएगा और इन्हें याद करना भी ज़रूरी है।